डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके क्लास 10th एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का रिवीजन कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है रिवीजन का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी केमिकल आपकी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है, किसका मास, जो रिएक्टेंट का मास है, वो ना तो क्या होता है, नया मास बनता है, और ना ही जो पुराना मास है वो डिस्ट्रॉय होता है। समझ गए आप लोग? ओके। इस लॉ को ओबे करने के लिए, इस लॉ को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, ठीक है, हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने देखा था कि केमिकल आपकी इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन होती है किसी भी आपकी केमिकल रिएक्शन को जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके। अब देखिए, हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अगर आप देखेंगे जो इस केमिकल इक्वेशन में जो क्या जितने नंबर ऑफ एटम आपके आयरन के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट हैंड साइड में है, क्या उतने ही नंबर ऑफ एटम आपके प्रोडक्ट हैंड साइड में है? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आयरन का एक एटम है और यहाँ आयरन के आपके 3 एटम है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है और यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पे बराबर है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और प्रोडक्ट हैंड साइड में भी। और यहाँ पे देखिए आप, ऑक्सीजन का 1 एटम है और आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो क्या हम इस इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं, हम इसको आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बोल सकते। और हमने जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, डरना मत, 7 नहीं 2-3 स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सारे स्टेप इजी होते हैं। ये आपकी बुक में दी है, एनसीईआरटी में दी है, तो तब आपको हमें ये पढ़ने पड़ते हैं सारे के सारे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्या करने का, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जो भी आपके पास फॉर्मूला दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास आयरन है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास आयरन ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। ठीक है, ये देखिए ये एक केमिकल फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हर एक फॉर्मूले को बॉक्स में क्या कर देना है, बंद कर देना। जैसे हमने देखा, आयरन के बाहर हमने एक बॉक्स लगाया, वाटर के बाहर हमने एक बॉक्स लगाया, आयरन ऑक्साइड के बाहर हमने एक बॉक्स लगाया और हाइड्रोजन के बाहर हमने एक बॉक्स लगाया। हम देखेंगे कि स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। जो हमारे पास अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, ये डब्बे हमने फर्स्ट स्टेप में ही लगा दिए थे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है कि जो आपके आपके जो आपके कंपाउंड है उनको कवर कर देना, बॉक्स में उनको भर देना है, बॉक्स में भर देना है। दूसरा स्टेप है आपका कि जो आपकी ये अनबैलेंस जो ये केमिकल इक्वेशन है, इसमें कितने एलिमेंट है। ठीक है, आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको क्या लिखना है कि इस इक्वेशन में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है और उन एलिमेंट के कितने एटम रिएक्टेंट हैंड साइड में प्रेजेंट है और कितने आपके एटम उसके प्रोडक्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है, आयरन वाटर आयरन ऑक्साइड और जो हाइड्रोजन वाली जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें जो एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए हमारे पास आयरन है, हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्केलेटन केमिकल इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ आपके एलिमेंट प्रेजेंट है, वो है 3। कौन कौन से? आयरन है, आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब देखिए, अब हमने देखना है कि इस जो आयरन के कितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट हैंड साइड में प्रेजेंट है और इस आयरन के कितने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। अब देखिए, आयरन के रिएक्टेंट हैंड साइड में एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, एक लिखते नहीं, हम मान लेते हैं, अगर कहीं पे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो एक है।
अब देखिए इसी आयरन को अगर आप प्रोडक्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आयरन के कितने एटम प्रेजेंट है, वो है 3। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट हैंड साइड में 2 एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट हैंड साइड में भी 2 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट हैंड साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं आपके, एक ऑक्सीजन है जो वाटर में है, ठीक है, जो वाटर के साथ प्रेजेंट है। और आपके प्रोडक्ट हैंड साइड में कितने हैं आपके पास, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके जो भी आपके यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट है, जो आपके पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है या फिर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन दी है, उस केमिकल इक्वेशन में जो आपके कितने कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि आपके अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है और उन एलिमेंट के कितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, वो आपने एक आपके कॉलम में लिखना है, और कितने आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। अब देखिए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपका मेन जो आपका हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 क्या है कि कहाँ से इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। हम इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करेंगे स्टार्ट विद द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब देखिए ये हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखिए, आप ऐसा कंपाउंड ढूंढिए। कंपाउंड क्या होता है, जो 2 या 2 से ज्यादा आपके एलिमेंट से मिलकर बना हो। आपको ऐसे कंपाउंड ढूंढना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। कि आयरन के पास है इस तरफ, इसके पास तो 1 है, ठीक है। वाटर के पास भी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब देखिए ये है हमारे पास, ये है कंपाउंड आयरन ऑक्साइड, जो आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है। इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। देखिए आयरन के यहाँ पे तीन एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम प्रेजेंट है। अब देखिए हमने ऐसा कंपाउंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में ढूंढ लिया है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अब उस कंपाउंड में आपको वो वाला एलिमेंट ढूंढना है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। इन दोनों में भी अब कंपटीशन होगा कि किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपके पास Fe3O4 में ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके क्या है, एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास देखिए 4 एटम प्रोडक्ट हैंड साइड में है, ठीक है। ओके, ये है हमारे पास स्टेप 3 आपका। स्टेप 2 में क्या किया हमने लिस्ट बनाई एलिमेंट की, कितने वो रिएक्टेंट हैंड साइड में और कितने वो प्रोडक्ट हैंड साइड में। और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ओके, और कैसे स्टार्ट करते हैं, ऐसा कंपाउंड ढूंढना जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो, और उसमें से भी ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। हमारी इस वाली जो इक्वेशन में ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम जिस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे वो है आपका ऑक्सीजन। अब देखिए, अब हमें स्टेप 3 में जब ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना हो या फिर किसी और एलिमेंट के जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ जो एटम रिएक्टेंट में कितने प्रेजेंट थे। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो आपके पास ऑक्सीजन जो यहाँ पे है, ये एक ही एटम है प्रेजेंट आपका, कहाँ पे, रिएक्टेंट हैंड साइड में, यानी कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट है। तो हम क्या लिख देंगे, एक कहाँ है, वाटर के साथ है ना, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ है ना ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट। अब देखिए स्टार्टिंग में हम इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में जो ऑक्सीजन के प्रोडक्ट हैंड साइड में कितने थे, कितने नंबर ऑफ एटम थे, 4 नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट थे। कहाँ पे, प्रोडक्ट हैंड साइड में, किसके साथ, Fe3O4 के फॉर्म में, क्योंकि कंपाउंड है ना। कंपाउंड कौन बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, और एलिमेंट के एटम मिलकर बनाते हैं आपके कंपाउंड बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है Fe3O4 के साथ। अब देखिए अब हमने करना क्या है, टू बैलेंस करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब भी आप किसी भी केमिकल आपकी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कभी भी पीछे नहीं जाना है, ठीक है, घटा नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि 4 को हम 1 बना देंगे कि 4 से -1 3 फिर 2 फिर 1, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमेशा आपने क्या करना है, गुणा करके वैल्यू को बढ़ाना है, जो बड़ी वैल्यू है वहां तक वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है। और कभी भी डेसिमल में वैल्यू नहीं लेनी है। जो वैल्यू जो आपका जिस चीज से आप भाग कर रहे हैं, आपका सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस चीज से आप, वो आपका होल नंबर होना चाहिए। या तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, वट जो भी आ गया आपका, पर होना चाहिए वो आपका एक कंप्लीट नंबर। अब देखिए इस तरह से हम आपका
4 को 1 तो बना नहीं सकते, लेकिन हम 1 को 4 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए, अगर हमने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के जो आपके रिएक्टेंट हेड साइड में कितने आपके नंबर ऑफ एटम हो गए? अब हो गए यहाँ पे 4, और प्रोडक्ट हेड साइड में हमारे पास कितने थे? ऑलरेडी 4। तो अब हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट हैंड साइड में दोनों जगह क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। ओके, अब देखिए लिखना कहाँ है और क्या लिखना है। जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी आपके एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, वो वाला जो आपका नंबर है, ठीक है, वो कहाँ लिखना है? बॉक्स से बाहर लिखना है। आपने किसको आपने बैलेंस किया है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन आपने जो ये नंबर, नया नंबर ऐड कहाँ किया है? आपने ये रिएक्टेंट हैंड साइड में ऐड किया है। तो ये वाला नंबर कहाँ लिखेंगे आप? रिएक्टेंट हैंड साइड में, यानी कि ये लिखेंगे आप यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो गई है? 4 हो गई है, और यहाँ पे भी 4 हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई है। आया समझ आपको? अब देखिए फिर से बता देती हूँ मैं, ये वाला नंबर इसके साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है इसके साथ ही, ठीक है। अब देखिए 4 ऐसा नहीं है, 4 हमेशा बॉक्स से बाहर लिखना है और आगे लिखना है, किसी भी कंपाउंड के आगे लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 लिख दिया तो 4 आपके यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, वो लिखना है जो आपने बॉक्स बनाया है। इसलिए बॉक्स बनाया है जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया था। ये जो 4 लिखना है, कहाँ लिखना हमने? ये लिखना हमने जो बॉक्स के आगे लिखना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। जो ये था स्टेप 3, स्टेप 3 को कंप्लीट करके हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, Fe+4H2O और Fe3O4 और H2 बनता है हमारे पास। ओके, अब देखिए स्टेप आपके 4 में क्या होता है? ये स्टेप 3 था, स्टेप 4 में क्या होता है? स्टेप 4 में आपने जो कौन कौन बच गया? अब हमने आपके ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया। अब हमारे पास दो जो आपके एलिमेंट बचे, कौन सा? आयरन बचा है, ऑक्सीजन बचा है। वो आपकी इच्छा है कि आपने अब किसको बैलेंस करना है। तो हम अब बैलेंस करेंगे स्टेप नंबर 4 में, किसको? हाइड्रोजन को। अब देखिए इनिशियल आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। मैंने क्योंकि थोड़ा स्पेस की वजह से ऐसा लिखा है यहाँ पे। अब देखिए अब हमने क्या लिखना है कि एटम ऑफ हाइड्रोजन, पहले कितने थे रिएक्टेंट में? 8 थे। 8 कैसे हो गए मैम? हमने पहले वाले में कितने लिखे थे? हमने पहले वाले में कितने लिखे थे? आपके हाइड्रोजन के 2 लिखे थे, यहाँ पे 8 कैसे हो गए? अब देखिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस किया तो हाइड्रोजन का भी नंबर यहाँ पे बढ़ गया, गड़बड़ होगी ना यहाँ पे सिचुएशन। अब देखिए इनिशियली यानी कि रिएक्टेंट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम थे? 8 थे। 4 दूनी 8 ना, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 थे, ठीक है। और प्रोडक्ट हैंड साइड में तो 2 ही रह गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? हमने जैसे कि बात किया कि हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, ना कि बड़े से छोटे की तरफ कभी नहीं आना है, ठीक है। अब देखिए टू बैलेंस करने के लिए तो 8 का 8 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास क्या बन जाए? 8 बन जाए, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम हमारे बराबर हो जाए। तो हम इस 2 को करेंगे मल्टीप्लाई किससे? 4 से। और जो जिस नंबर से, जिस नए नंबर से हम बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस नंबर को हम कहाँ लिखेंगे? उस जो आपके बॉक्स के बाहर लिखेंगे। अब देखिए अब कहाँ लिखना है? इस 4 को कहाँ लिखना है? क्या हमने इस 4 को क्या हमने रिएक्टेंट हेड साइड में कोई छेड़खानी की? नहीं की। तो रिएक्टेंट हेड साइड में हम इस नंबर को नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम कहाँ लिखेंगे? हमने छेड़खानी कहाँ की है? हमने छेड़खानी की है प्रोडक्ट हेड साइड में। तो ये वाला नंबर हम कहाँ लिखेंगे? प्रोडक्ट के आगे। अब देखिए स्टेप नंबर 4 को कंप्लीट करके हमारी केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है। अब देखिए आयरन कितना? आयरन कितना? आयरन 1, ठीक है। आयरन अभी हमारे पास अनबैलेंस, हमने इसको छुआ नहीं। अब देखिए 8 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 और मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया आपका? 8। 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, ठीक है। 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। अब हमारे पास जो अगला जो एलिमेंट है, जो स्टेप जो हमारा 5 होगा, ठीक है। जो स्टेप 5 में हम किसको बैलेंस करेंगे? आयरन को, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है। देखिए अभी तक हमने 2 आपके एलिमेंट को ऑलरेडी हम बैलेंस कर चुके हैं, वो है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो हमारे पास एक एलिमेंट बचता है वो है आयरन। आयरन को हमने अभी तक बैलेंस नहीं किया है, तो स्टेप 5 पे हम किसको बैलेंस करेंगे? आयरन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए सेम वैसे ही करना है कि एटम ऑफ आयरन पहले कितने थे रिएक्टेंट में, बाद में कितने थे प्रोडक्ट में, ठीक है।
और बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो आयरन के जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेड में कितने हैं, 1 है, क्योंकि हमने अभी भी बात की कि अगर कुछ नहीं है तो हम उसको 1 मानते हैं। पर अगर हम प्रोडक्ट हैंड साइड में आपके आयरन के नंबर ऑफ एटम देखिए तो हमारे पास कितने हैं, 3 है। किसकी फॉर्म में, Fe3 और O4 की फॉर्म में, ठीक है, एक कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड में आपका जो आयरन के 3 एटम है, ऑक्सीजन के कितने 4 है। पर हमें ऑक्सीजन से लेना देना नहीं क्योंकि हम ऑक्सीजन को ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से वही कि हमने जाना कहाँ है, हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है, ना कि बड़े से छोटे की तरफ आना है। अब देखिए अब 3 से तो 1 बनाना नहीं चाहते क्योंकि माइनस तो करना नहीं चाहते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट हैंड साइड में हम 3 बना दिए और प्रोडक्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी हमारे पास 3 थे। अब देखिए अब ये 3 लिखना का है, पीछे मैंने आपको बताया कि जहां पे आपने छेड़खानी की है, ये जो नंबर है जिस नंबर से आपने बैलेंस करने की कोशिश की है, ठीक है, वो कहाँ लिखना है आपने। अगर हमने रिएक्टेंट हैंड साइड में किया है तो रिएक्टेंट में लिखना है, अगर प्रोडक्ट हैंड साइड में किया है तो प्रोडक्ट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। हमने कहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया है रिएक्टेंट हैंड साइड में, तो हम इस 3 को कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट हैंड साइड में लिखेंगे। ओके अब स्टेप 6 में कुछ नहीं करना, ऑलरेडी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। स्टेप 6 में क्या करना है, ये डब्बे आपने हटा देने हैं और चेक करना है। क्या चेक करना है कि जो क्या आपने जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है वो सही से बैलेंस हुई है या फिर नहीं हुई। अब देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आयरन के कितने नंबर ऑफ एटम है, 3, यहाँ पे भी कितने हैं 3, ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। आपको हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं 8, 4 दूनी 8 ना, ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और यहाँ पे भी कितने हमारे पास 8 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं 4, ऑक्सीजन के यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है। अब हम इस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी तक जो हमने स्टेप आपके स्टेप 3 और 4 में जो केमिकल इक्वेशन लिखी थी उनको पार्शियली बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। पार्शियल मतलब थोड़ी सी बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप उनको क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे आपका, ठीक है। अब स्टेप 7 में कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, हम ऑलरेडी अपनी इक्वेशन बैलेंस कर चुके हैं। लेकिन स्टेप 7 में हम क्या लिखते हैं, राइटिंग सिंबल फॉर फिजिकल स्टेट, यानी कि इनमें से जो इन एलिमेंट की फिजिकल स्टेट को कौन बताता है, स्टेप नंबर 7 बताता है, ठीक है। जैसे कि सॉलिड को हम कैसे लिखते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं हम लोग, एल से लिखते हैं, ठीक है, गैस की फॉर्म में तो जी लिखते हैं, एक्वस की फॉर्म में तो हम क्या लिखते हैं, ए क्यू लिखते हैं। एक्वस मतलब पानी में कोई चीज घुली हुई है तो उसको एक्वस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब कि ज्यादा जो मतलब इजी बना देता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब उसकी फिजिकल स्टेट भी दी होती है साथ में। जैसे कि यहाँ पे देखिए इक्वेशन में आयरन सॉलिड है, ठीक है, हम पता है कि आयरन क्या है, सॉलिड है, ठीक है। वाटर किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में मतलब स्टीम की फॉर्म में, ठीक है, वाटर गैस की फॉर्म में, तो मतलब ये स्टीम मतलब भाप की फॉर्म में। आयरन जो आपके पास जो Fe3O4 ये किस फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, और हाइड्रोजन जी, अगर जी लिखा है तो मतलब किस फॉर्म में, गैस में। अब ये पूरी आपकी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, जिसमें आपकी फिजिकल स्टेट भी हमें पता है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में या फिर एक्वस में है, और ये पूरी तरह से क्या हमारे पास बैलेंस भी है, ठीक है। तो हमने डियर स्टूडेंट हमने 7 स्टेप में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस उनको बॉक्स में भर दिया, कवर कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या लिखा हमने, 7 स्टेप में हम लिखा कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन में कितने आपके नंबर ऑफ क्या है एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, कितने उनका नंबर है आपका लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट हैंड साइड में, और कितना उनका प्रोडक्ट हैंड साइड में। स्टेप 3 से हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू किया। स्टेप 3 में सबसे पहले हमने जो आइडेंटिफाई किया कि किस एलिमेंट के पास या फिर किस कंपाउंड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके एटम प्रेजेंट है, जो हमें कौन से मिला, Fe3O4 मिला था, ठीक है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा एटम किस एलिमेंट के पास प्रेजेंट है, तो वो था ऑक्सीजन। सबसे पहले उसी एलिमेंट को आपने बैलेंस करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके एटम प्रेजेंट है। उसके बाद जो आपका स्टेप 4 था, स्टेप 4 में फिर जो अगले वाले वो आपकी कोई भी मनपसंद जो आपका एलिमेंट हो सकता है उसको बैलेंस किया, ठीक है। हमने स्टेप 4 में हाइड्रोजन को बैलेंस किया। स्टेप 5 में हमने बैलेंस किया आयरन को, ठीक है, आयरन को, यानी कि जो एक हमारे पास लास्ट एलिमेंट ये बच गया था, ठीक है। स्टेप 6 में कुछ नहीं करना है। स्टेप 6 में आपने क्या करना है, चेक करना है कि हमने जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हमने सही से की है या नहीं की है, और इस जो ये आपने डब्बे बनाए इनको हटा देना है, ठीक है, हटा दिया इनको, ठीक है, अच्छे से चेक कर लिया,
ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस है तो आप क्या लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। वो आपकी क्या होगी, आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी आपकी। और स्टेप 7 में क्या होता है, स्टेप 7 में हम कुछ नहीं करते हैं, बस फिजिकल स्टेट लिखते हैं। हम इंडिकेट करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो आपके रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है या फिर गैस है। सॉलिड है तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड है तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस है तो जी से, एक्वस है तो AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी वीडियो आपकी कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वाली जो क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक वीडियो में पूरा करने की कोशिश करूँ। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। बस ये मेहनत करते रहिए।